हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट टेक रिवीजन में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021 में हुए सभी प्रश्न जो प्रीवियस में पूछे गए थे, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। तो यह जो पूछा गया था, एग्जाम था 2 तारीख को, ठीक 2021 को, ये 2 दिसंबर 2021 को था। ये फर्स्ट शिफ्ट का है। तो हिंदी जो है हमारा पहला चैप्टर है, इसमें चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यह है दृक, ठीक। तो इसमें जो दृक है यह तद्भव नहीं है, तत्सम तद्भव है। और जो दूसरा प्रश्न है, इनमें से अल्पविराम चिन्ह कौन सा है? तो यह अल्पविराम का चिन्ह ये है। और इसको अगर हम देख लेंगे तो योजक चिन्ह है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है और यह विस्मयादि। तीसरा प्रश्न है, किसी को बुलाओ। वाक्य में इनमें से क्या है? तो जो इनमें से किसी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर सही होगा, ठीक जी। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ की निश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई केस स्टडी 4 से 6 विकल्प जो प्रश्न है इसी के अंतर्गत आएंगे। इसमें लिखा है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौण स्थान दें, या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी के भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं बल्कि सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बन गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो चौथा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो इसका है, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, इसका उपयुक्त शीर्षक है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो है, हमारी शिक्षा का माध्यम जो है भारतीय भाषा में होना चाहिए। इसका आंसर डी है। और छठवां प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरीके के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो इसका आंसर है, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा। सातवां प्रश्न है, समव्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो यह है डी, सर्वव्यापी। ये सर्वव्यापी गलत है, ये सर्वव्यापी गलत है, ये सर्वव्यापी है, ये भी गलत है, यह सर्वव्यापी सही होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, पुत्र शोक में कौन सा समास होगा? तो पुत्र शोक मतलब में है पुत्र के लिए शोक, तो ये जो के लिए है पुरुष समास होगा। 9वां नंबर प्रश्न है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्व में जो है तो अप्रत्यय है, इसका आंसर सी होगा। 10वां नंबर, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? इस वाक्य में क्रिया का जो है प्रणार्थक रूप है। प्रणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से किसी बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना से लिखाना या लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लिखाना होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना होता है। जैसे खाना से खिलाना या, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया खिलवाना होता है। 11वां प्रश्न है, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो यह जो है नाटक है, विधा की रचना है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जो सन 1951 में प्रकाशित हुआ था। स्वदेश दीपक द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध नाटक इस प्रकार हैं: नाटक बाल भगवान, काल कोठरी, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता आदि है। 12वां नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की कुल संख्या 41 होते हैं, तथा इसमें अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो वो 25 होती हैं। 13वां नंबर प्रश्न, पूर्ण दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसमें जो
पूर्ण दिशा होती है, हालांकि ये गलत है, पूर्ण यहाँ पर पूर्व दिशा होना चाहिए। तो इसके लिए जो है प्राची हमारा सही उत्तर है। तो प्राची जो पूर्व दिशा को कहते हैं, उदीची उत्तर दिशा को कहते हैं, प्रतीची पश्चिम दिशा को कहते हैं, अवाची दक्षिण दिशा को। 14वां प्रश्न है, इनमें से अलवार महिला संत का क्या नाम था? इसमें से जो अलवार महिला संत थी इसका नाम अंडाला था। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें से एकमात्र महिला संत थी जिसे अंडाला के नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न, इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है? तो इसमें हानुस नाटक के लेखक भीष्म साहनी है। ठीक, इनका प्रकाशन सन 1977 में हुआ था। भीष्म साहनी जी की अन्य नाट्य कृतियां जैसे भाग्यरेखा, माधवी रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में आदि हैं। 16वां नंबर, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? तो इसे जो है रविदास ने प्रस्तुत किया है। बेगमपुरा की अवधारणा को भक्ति काल के महान संत रविदास ने प्रस्तुत किया था। यह एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणा है। संत रविदास ने बेगमपुर शहर में एक दुखविहीन समाज की कल्पना की है, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब और छुआछूत का भेद नहीं है। 17वां, कुंवर नारायण सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में मिला? तो इन्हें 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कुंवर नारायण की कुछ प्रकाशित कृतियां इस प्रकार हैं: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, वाजश्रवा के बहाने आदि हैं। 18वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? जो भारती है यह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, मतलब यही हमारा उत्तर सही है। दिए गए विकल्पों में भारतीय शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला, अमला, इंदिरा, श्री, कमला, हरिप्रिया, पद्मा, रमा आदि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। भारती जो है वह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, जैसे वागेश्वरी, वाग्देवी, शारदा, हंसवानी। ठीक, 19वां नंबर, इनमें से इस चिन्ह को क्या कहा जाएगा? तो इसे अर्धविराम कहा जाएगा। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो यह गुरु अर्जुन देव ने किया। सिख के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन उनके 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा सन 1604 ईस्वी में किया गया। गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी कहा गया है। 21वां नंबर, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो यह प है। ठीक, इसी तरीके से जो ग है यह कंठ में आता है, त जो दंत है, और च जो है ये तालव्य है। 22वां नंबर प्रश्न, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो 3 है गणनावाचक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये गणनावाचक विशेषण है। वह संख्यावाची विशेषण जो पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिने जाने योग्य हो उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। अन्य विकल्पों में दिए गए विशेषण शब्दों के विवरण इस प्रकार है, जैसे तीसरा यह क्रमवाचक है, तिगुना यह आवृत्तिवाचक है, तीनों यह समुदायवाचक है। 23वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो इसमें जो ये डी नंबर है 6 यह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इसी प्रकार जो 6 त्र, ज्ञ, औसरा ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। और 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो क धन स में तोड़ेंगे, त्र को तोड़ेंगे त धन र में, ज्ञ को ज धन इ में, औसरा को श धन र में तोड़ेंगे। पंचामृत इनमें से कौन सा समास है? तो यह है द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा विशेषण हो। ठीक, जैसे इसमें देख लीजिए आता है त्रिफला, अष्टाध्यायी, चौराहा, पंचता, त्रिवेणी, दोपहर, मतलब इसमें शब्द में ये 3 है। अष्टा मतलब 8, चौ मतलब 4, पंच मतलब 5, त्रि मतलब 3, दोपहर मतलब दोपहरों का समय 2। ठीक, 25वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो इसका उत्तर होगा हरिदास। ठीक, कवि हरिदास अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप कवि 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था। इसकी स्थापना महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी ने किया था। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। अष्टछाप कवि में सम्मिलित 8 कवियों के नाम इस प्रकार है। तो इसमें सबसे पहले कुंभनदास, दूसरे सूरदास, तीसरे परमानंद दास, चौथे कृष्णदास, 5वें नंददास, 6वें चतुर्बुद्ध दास, 7वें क्षीर स्वामी और 8वें गोविंद स्वामी थे। 26वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है? तो यह जो है तेलुगु जो है यह द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से बांगुरु
या हरियाणवी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी तथा अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 27वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो दिवाली है यह तद्भव है, बाकी सब तस्तम है। दिवाली का तस्तम रूप दीपावली होता है। जैसे देख लीजिए, दुबे का द्विवेदी, दाई का धात्री तथा दोना को दोनों तस्तम में कहते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर सी होगा, मैंने पुस्तक पढ़ी। मैंने पुस्तक पढ़ा गलत है। राम की अनेकों अनेकों आप कहीं भी दिखे तो हमेशा गलत होता है। मेरे को जाना है, ये जो अंग्रेजी वाली बोली होती खड़ी बोली लगभग को, मेरे को, तेरे को, ये सब हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, इसमें जो शुद्ध वाक्य मैंने पुस्तक पढ़ी। 29वां नंबर प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसके जो उत्तर है डी है, बीजी खेर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। 30वां नंबर प्रश्न जो है, इनमें से कौन सी भाषा भारूपी भाषा परिवार की नहीं है? तो जो यह मलयालम है, भारूपी भाषा परिवार की। 31वां नंबर प्रश्न, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? तो यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। 32वां नंबर, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम होगा? तो पाश्चात्य जो है इसका विलोम पौवर्त्य होता है। इसी तरीके से जो यह शाश्वत है, देखें शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। पूर्ववर्ती का विलोम उत्तरवर्ती या परवर्ती होता है। विदेशी का होता है। 33वां नंबर, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो यह संप्रदान है। गरीब को दान दो, इस वाक्य में गरीब शब्द संप्रदान कारक का उदाहरण है। जब कर्ता के दान देने की क्रिया हो उसे संप्रदान कारक संज्ञा कहते हैं। जैसे भिखारी को कंबल दो, तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा। 35वां नंबर प्रश्न है, कर्ता के नि चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ पर होता है, मतलब किस काल में होता है? तो यह हमेशा सामान्य भूतकाल में होता है। कर्ता नि का प्रयोग समान भूतकाल में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में बीते हुए समय का पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। 35वां नंबर, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यह है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न हो। 36वां नंबर प्रश्न है, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो यह चंद्रकांता थी। चंद्रकांता हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में से एक है, जिसके लेखक देवकीनंदन खत्री जी हैं। यह उपन्यास अपने समय में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था तथा इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। 37वां नंबर, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो छलिया में ईया प्रत्यय है, तो इसका आंसर ए होगा। 38वां नंबर प्रश्न, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? तो जो उपसर्ग हमेशा होता है शब्द के पहले जोड़ा जाता है, तो कहाँ ये? इसका आंसर बी होगा। इसी तरीके से जो प्रत्यय होता है हमेशा शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। 39वां नंबर प्रश्न, इनमें से कर्म कारक चिन्ह कौन सा है? तो जो कर्म कारक होता है वह है कर्म को, ठीक ना। इसी तरीके से जो हम सबके परसर्ग, जिसे हम उपसर्ग भी कहते हैं, ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। तो पहला कर्ता के लिए हमेशा ने परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काके की नाने नी रारे री अधिकरण में पर पे संबोधन हे भो अरे चिन्ह का प्रयोग होता है। और हमारा जो 40वां प्रश्न है, इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन का उदाहरण कौन सा है? तो जो मध्यम पुरुष होता है वह हमेशा तू होता है। जैसे तू, तुम, ये हमेशा मध्यम पुरुष में आते हैं। इसी तरीके से वह जो है अन्य पुरुष में है। मैं जो हमेशा उत्तम पुरुष में आता है। तो ये हमारे जो यूपीएसआई के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे 2021 में, उसके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो यह जो क्वेश्चन था 2/12/2021 में पूछे गए थे। ठीक, ये पूरे 40 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आप सबको हम यहाँ पर जो जीएस है उसको भी पढ़ाएंगे और जो मैथ रीजनिंग है उसको भी टॉपिक वाइज पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे ये देख लीजिए, जितने भी ये हैं 54 सेट, इन पूरे 54 सेट को करवाएंगे। और यूपीएसआई जो हाल ही में अभी 2021 में हुआ था 4 सेट ये है, इसको भी पूरा करवाएंगे। हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को बजा लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो अब तक जल्दी से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।